नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ सर्वमित्रा। इस समय सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई शुरू होने वाली है। अरविंद केजरीवाल के मामले में क्योंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए जो याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कल भी सुनवाई हुई थी और कल ईडी उसमें बुरी तरह फंसती हुई नजर आई थी। हमने आपको कल बताया था कि किस तरह से ईडी दलीलें पेश कर रही है कि उसे क्यों सुप्रीम कोर्ट को उसको ये बताना पड़ रहा है कि वो किस तरह से अरविंद केजरीवाल को जो उसने गिरफ्तार किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। ईडी ने अपने पक्ष में कई सारी दलीलें दी, लेकिन एक भी दलील ऐसी साबित नहीं हो पाई, इस कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई जिस पर कहा जा सके कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी ने सही किया है। मामला शराब घोटाले का है, दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा हुआ है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया है ईडी ने। इससे पहले ईडी ने आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं को गिरफ्तार किया हुआ है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, ये सारे नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। अभी अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर बाहर हैं। 1 जून तक की उनकी जमानत है, लेकिन इस बीच फैसला आने वाला है कि अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है वो सही है या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जमानत नहीं मांगी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस की थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जमानत नहीं मांगी थी, बल्कि उन्होंने सीधे-सीधे अपनी गिरफ्तारी को ही गलत ठहराया था कि मुझे चुनाव के समय गिरफ्तार किया गया है। ये टाइमिंग का सवाल है कि मुझे इस समय क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल का था। हालांकि ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, 100 करोड़ का लेन-देन है और कल ईडी ने ये बताया था कि किस तरह 45 करोड़ का लेन-देन गोवा चुनाव के वक्त हुआ। होटल में बिल पे किया गया, 7 स्टार होटल में वहां पे लोगों को रुकवाया गया, उसके लिए बिल पे किया गया था। और लगातार नए-नए किरदारों को ईडी इसमें सामने ला रही है। जो पुराने गवाह हैं जैसे मगुंटा रेड्डी और विजय नायर, ऐसे लोगों के बयानों को सामने रखकर ईडी ने अपनी दलीलें पेश की और ये बताया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे कारण क्या थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनसे बार-बार ये पूछता रहा कि आपने गिरफ्तारी के वक्त क्या सबूत पेश किए, या 2 साल से ये मामला चल रहा है तो अब तक आपने वो सारे सबूत या सारे तथ्य आपके पास क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी से कड़े सवाल पूछ रहा है, जिस पर कल ईडी को जवाब देते नहीं बन रहा था, ये नजर आया। और आज अब ईडी क्या कुछ कहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में, इस बिग ब्रेकिंग में। अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट में इस समय 2 महत्वपूर्ण मामले चल रहे हैं। एक तो हेमंत सोरेन का मामला है, जिस पर वहां भी वो अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, झारखंड हाई कोर्ट ने, कि आपकी गिरफ्तारी सही है। हालांकि इधर अरविंद केजरीवाल का मामला, हेमंत सोरेन के मामले में कपिल सिब्बल ये बता रहे हैं, जो उनका पक्ष रख रहे हैं, कि अभी तक ये साबित ही नहीं हो पाया कि जमीन इनकी है। जिस जमीन के घोटाले की बात हो रही है उस जमीन पर हेमंत सोरेन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी तरह से ये जो अरविंद केजरीवाल का मामला चल रहा है, जिसमें शराब नीति को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये नीति इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई और इसके तार जो है दक्षिण भारत से जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत सारे पन्नों की चार्जशीट बनाई गई है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं आ पाया जिसको देखकर ही सुप्रीम कोर्ट बोलता कि हाँ, उनकी गिरफ्तारी सही है। बल्कि ये मामला चलता ही जा रहा है और इस बीच चुनाव भी चलते जा रहे हैं। अमलेंदु जी, कल जो कुछ हुआ अदालत में, उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ आप हमारे दर्शकों को दे दें, और आज क्या कुछ होने वाला है, क्या होने जा रहा है, ईडी को आज कितने देर का वक्त मिलेगा। और कल हमने देखा था कि लंच के पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा था और लंच के बाद लगातार ईडी ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन आज अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील हैं और अरविंद केजरीवाल का मामला लड़ रहे हैं, वो उनको आज कितनी देर यहाँ पर मिलेगी और क्या कुछ हो सकता है आज की सुनवाई में। अमलेंदु जी, एक तो समिता जी, कल जिस समय कंक्लूड कर रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इसको मामले को, तो उन्होंने पूछा था ईडी से कि आपको कितना समय और चाहिए। 4 बजे उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि 15 मिनट
का समय और चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 15 मिनट का समय है तो फिर हम आपको कल फिर सुनेंगे, तो या फिर अगले हफ्ते जाएगा। तो आज के लिए फिर जब तय हुआ कि आज सुना जाएगा तो ईडी को आज 15 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी ईडी के सब जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे, या माननीय उच्चतम न्यायालय जो सवाल पूछेंगे उनके जवाब देंगे, और लगभग 45 मिनट जो है वो अभिषेक मनु सिंह को मिलेंगे अपना जवाब देने के लिए। 2:30 बजे इसका नियत था समय। अभी बेंच असेंबल नहीं हुई है तो लगता है कि थोड़ा देर होगी, तो जैसी बेंच असेंबल होगी हम वहाँ की आपको सीधी सीधी सारी जानकारी देते रहेंगे कि क्या क्या बहस में चल रही है और ईडी अपने क्या क्या तर्क कर रही है। कल जो समिता जी हुआ था उसमें ईडी ने पूरे दिन एक तरीके से कहा जाए अपनी जो बात रखी थी, और उसमें ज़बरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणियाँ जो थी वो की, 3-4 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ समिता जी ये थी। एक तो उन्होंने ईडी से कहा कि जस्टिस दत्ता ने, जो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, उन्होंने कहा कि आपके पास गिरफ्तार करने के अच्छे कारण तो हो सकते हैं, लेकिन आपको धारा 164 के बयान को यह कहते हुए छूने की ज़रूरत है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये थी क्योंकि 164 सीआरपीसी के बयान को लेकर के वो गड्ढमड्ढ कर रहे थे एएसजी राजू जो थे वो पीएमएलए एक्ट के तहत। उसके बाद फिर जस्टिस खन्ना जो है उन्होंने टिप्पणी की थी कि यदि अदालतों की गिरफ्तारी रद्द करनी है तो उसे ये कहना पड़ सकता है कि संबंधित सामग्री पर विचार नहीं किया गया। हालांकि ये स्पष्ट किया गया कि यह टिप्पणी केवल केजरीवाल के मामले के लिए विशिष्ट नहीं थी। जब बात चल रही थी समिता जी तो एएसजी ने कहा कि सबूतों की सत्यता और विश्वसनीयता को इस स्तर पर नहीं दिखाना चाहिए, तो इस पर जो था वो उनसे सवाल जवाब काफ़ी किए गए। और सवाल जवाब जब हो रहे थे समिता जी तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि जो ईडी की तरफ से वकील साहब मौजूद थे उन्होंने बताया कि हम आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाने जा रहे हैं और ये मामला पाइपलाइन में है। जब ये कहा उन्होंने कि ये मामला पाइपलाइन में हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने जा रहे हैं, इस पर जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं उन्होंने प्रतिप्रश्न किया। वो महत्वपूर्ण प्रतिप्रश्न समिता जी, हम लोगों ने उस पर कल जब हम उसकी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने बताया भी था और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से ईडी ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको फंसा दिया। यही सवाल जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछ लिया कि भाई फिर तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है सारी पार्टियों को फंसा देंगे, कोई बचेगा ही नहीं फिर, क्योंकि जो धारा 70 पीएमएलए एक्ट की है समिता जी, उसमें यह है कि जो कंपनी है, यानी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड है उसमें अगर कोई पीएमएलए मतलब का आर्थिक अनियमितता होती है उसके डायरेक्टर्स पे उसको जिम्मेदार ठहरा के उन पर मुकदमा चल सकता है। ये है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज उसमें नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज को अगर लिया जाएगा तो ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा और फिर कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि जिस बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है उसी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। जबकि अरविंद केजरीवाल के बयान के मामले में कोई एक पैसे की बरामदगी नहीं है और कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया है, और उस व्यक्ति ने भी अरविंद केजरीवाल का सीधे सीधे नाम नहीं लिया है। तो ये एक है। तो दूसरे जो जस्टिस दत्ता थे उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने तर्क लिए हैं तो जो अभियुक्त है उसके पक्ष में अगर कुछ तर्क हैं और कुछ उसके विरोध में है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो उसके पक्ष में चीज़ें हैं उसको आप निगलेक्ट कर दें और जो उसके विरोध में है आप उसको ले लें। आप पक्षपाती नहीं हो सकते, आप जांच एजेंसी हैं, तो आपको जो जितने भी सबूत हैं वो चाहे उसके पक्ष में हो चाहे उसके विपक्ष में हो, सारे चीज़ों को आपको लेना पड़ेगा। ये एक तरीके से एजेंसी के ऊपर सवाल जो था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया समिता जी। तो ये इस तरीके से जो चीज़ें आई हैं तो उसमें बुरी तरीके से फंसते हुए जो है वो एक तरीके से नज़र आए थे ईडी के दोनों वकील साहब, यानी एसजी और एएसजी, एसजी तुषार मेहता और एएसजी वीएस राजू, वो जो थे वो फंसते हुए उसमें एक तरीके से नज़र आए थे समिता जी। दूसरा ये कि वो एक तरीके से ये भी कह दिया उन्होंने कि आप इनको अगर इलीगल ठहराते हैं, मतलब इस आप गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हैं, ये कहा गया ईडी की तरफ से, तो फिर इनको जो है वो जो रिमांड है उस रिमांड के खिलाफ इनको जाकर के अपील करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिमांड की अवधि कितनी है, तो बताया गया कि 15 दिन। उनका ठीक है, तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। यानी जो 15 दिन की अवधि रिमांड की जिसको बताया गया था वो वैसे पहले पूरी हो चुकी है। फिर ये तर्क दिया गया कि साहब आप इन्होंने जो है वो उसका विरोध नहीं किया, इन्होंने सहमति दे दी रिमांड की। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने सहमति दे दी इसलिए आप इस पर विरोध करने के लिए आ गए, फर्ज कीजिए ये आपको सहमति नहीं देते रिमांड की, तब क्या होता। तो यानी एक तरीके से जो तर्क जो पेश किए गए ईडी की तरफ से वो तर्क कहीं भी जो थे वो
सुप्रीम कोर्ट के सामने फंसे नहीं। लेकिन जो आखिर में उन्होंने जो बात की हम आम आदमी पार्टी को उसमें बनाने जा रहे हैं और क्यों बनाने के लिए जा रहे हैं, इस पे मामला फंस गया। तो इस पर जब सुप्रीम मतलब बेंच उठी तो बेंच ने कहा कि चूंकि इसमें कई कानूनी मामले आ गए हैं इसलिए अब इसको कल सुना जाएगा और इसमें कई पेचीदा मामले आ गए हैं। तो सर मित्रा जी, इसमें कई पेचीदा मामले चूंकि आ गए हैं तो मुझे लगता है कि बहस जो है लंबी चलेगी और आज देखते हैं कि क्या क्या तर्क किस ईडी की तरफ से दिए जाते हैं और क्या उनका विरोध जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से किया जाता है। हालांकि कल अभिषेक मनु सिंघवी ने जब बीच में कोई आपत्ति दर्ज की थी तो जो एसजी थे उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने बहस शुरू कर दी है, इनका हो गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टोका गया कि उन्होंने बहस शुरू नहीं की है, अभी आपकी बारी है, आप ही अपनी बात रख रहे हैं। तो ये कुल मिला के समिता जी मतलब जो गिले करने की कोशिश है जिस तरीके से हेमंत सोरेन के मामले में की जा रही है। आज जैसे हेमंत सोरेन का मामला जब आया तो एसजी ने कहा कि साहब मुझको थोड़ा समय चाहिए। तो कहा कि समय क्यों चाहिए आपको, कि हमको कुछ तैयारी करनी है इसको लेकर के। तो कपिल सिब्बल ने उस पर ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास अगर कोई सबूत है सबूत पेश कीजिए। हम कह रहे हैं कि हम उस जमीन के मालिक नहीं है, हम उस पर हमारा जमीन पर कब्जा नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर कब्जा है तो कागज पेश कीजिए, हमारा कब्जा है, कागज कहाँ है वो आप पेश कीजिए। उस पर फिर जो था वो कहा गया कि वो वैकेशन बेंच के सामने जाएगी। लेकिन फिर जब ज़्यादा बहस हुई तो फिर सोमवार को हेमंत सोरेन का मामला भी सोमवार को आएगा और ईडी को इंटरिम बेल के ऊपर अपना जवाब दाखिल करना है, इंटरिम बेल के ऊपर भी, और ये खारिज किया जाए उनकी गिरफ्तारी अवैध है इस पर भी। यानी समिता जी अब ये आशा की जा सकती है कि सोमवार को हेमंत सोरेन भी इंटरिम बेल पे बाहर आ जाएंगे। इधर आज ही हमें आशा कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा फैसला दे सकता है, चूँकि जिस तरीके से ईडी से सवाल किए गए और ईडी की पूरी प्रक्रिया के ऊपर जो सवाल उठाए गए कि आप धारा 19 PML एक्ट किया जाए उसके अंतर्गत आपको क्या क्या अख्तियारात हैं और आप उनसे बाहर नहीं जा सकते, आपकी बाउंड्रीज क्या है जो आपको कानून का पालन करना है। और चूंकि आप एक एजेंसी हैं और कानून से आप बंधे हुए हैं तो आप बियॉन्ड द लॉ जो है आप नहीं जा सकते, आप कानून से परे नहीं जा सकते। ये सीमाएं एक तरीके से तय की। तो समिता जी ये मसला केवल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, बल्कि एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगा कि ईडी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है PMLA एक्ट में तो उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, उसको किन किन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा, जमानत की चीज़ें क्या होंगी। क्योंकि जमानत को लेकर के भी सख्त जो थी वो नाराज़गी जताई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप जिस तरीके की प्रक्रिया करते हैं उसमें हर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आना पड़ता है। और इतने केसेस है, 300 केसेस जो GST के PMLA एक्ट के अंतर्गत आ गए हैं, तो क्या सब लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे और सुप्रीम कोर्ट का इतना समय बर्बाद होगा। और सरिता जी इसी को देखते हुए आज एक फैसला और आ गया है और वो न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ जो है उसने इसी शराब नीति मामले में एक जो आरोपी है अमन दीक्षित ढल उसकी याचिका की सुनवाई करते हुए जो है वो निराशा व्यक्त की है दिल्ली उच्च न्यायालय को कि आप 11 महीने से उसकी आप याचिका सुन रहे हैं, 40 आपने सुनवाई कर ली और आपने अभी तक जो है इसका फैसला नहीं किया है कि जमानत पे आपका क्या फैसला है। इस पर सख्त नाराजगी जो है सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने की है कि आप इस पर कोई विचार नहीं कर रहे। उसमें भी कपिल सिब्बल मौजूद थे। तो ये कहा है कि उस पीठ ने कि उच्च न्यायालय से गर्मियों की छुट्टी के बंद होने से पहले मई में ही जमानत याचिका पर फैसला जो दे उसकी याचिका पर हाई कोर्ट ये फैसला आ गया। तो समिता जी अब ये कुछ सारे मामले जिस तरीके से बहुत सारे मामले एक साथ जुड़ गए हैं और लगभग समान प्रक्रिया सब में चल रही है, इससे भी समझा जा सकता है कि ईडी बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। ये समझा जा सकता है समिता जी कि जैसा आपने भी कहा कि मौसम भी बदल रहा है, 4 जून को समिता जी मानसून भी आने वाला है, तो ज़बरदस्त तरीके से मौसम बदल रहा है। और मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका है कि जनता भी मौसम बदलने को तैयार है, मौसम बदल रहा है, मानसून भी आने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट में जो गतिविधियाँ चल रही हैं उससे भी साफ समझा जा सकता है कि मानसून आने वाला जो है वो मौसम जबरदस्त तरीके से बदलने वाला है। समिता जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सुनकर या वहां सुनवाई में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उनको देखकर तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मौसम बदल रहा है। इससे पहले जब हमने चर्चा की थी तो हमने ये देखा था कि विपक्ष के जो तेवर हैं उनसे चुनाव की तस्वीर कैसे बदल रही है और यकीनन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबका संबंध सीधे सीधे देश के लोकतंत्र और संविधान से है। और ये जो इस समय ईडी को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देश की जनता ने भी इसके पहले मतलब इन 4-5 सालों के पहले या मोदी के 10 सालों के पहले ईडी का नाम इस तरह से इतने बार सुना होगा। क्योंकि अब तो खबरों में लगातार यही आ रहा है कि ईडी ने फलाने विपक्ष के नेता के घर दबिश की या फलाने विपक्ष के नेता को नोटिस भेजा या ईडी का नोटिस मिलने के बाद ये विपक्ष का नेता बीजेपी में शामिल हो गया। ये और अब न केवल विपक्ष के नेता बल्कि हम तो ये भी देख रहे हैं कि जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं या जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके घर भी अगर कोई आईटी या ईडी की ऐसी कोई दबिश होती है
तो उसके बाद वो एकदम से मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक हो जाते हैं और उन लोगों को देश में विकास ही विकास दिखने लगता है। अचानक उनको देश की जनता में खुशहाली नजर आने लगती है। और ये जो ईडी का कमाल है, ये जो पिछले मोदी की ही देन है, क्योंकि उन्होंने एक संवैधानिक संस्था को इस तरह का टूल बनाकर रख दिया कि, और उसके पहले हमने ये भी देखा था कि ईडी के जो निदेशक है उनको किस तरह से बार बार एक्सटेंशन देकर मोदी सरकार ने वो किया हुआ था, और जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि क्या आपके पास कोई और लोग नहीं है कि आप एक ही व्यक्ति को बार बार उसका चीफ बनाए जा रहे हैं। तो ये मामूली बातें नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। और इस समय जो अरविंद केजरीवाल का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके भी बहुत सारे आयाम हैं, और ये बिल्कुल ही, अगर इस पर जो फैसला आएगा वो वाकई लैंडमार्क रहेगा, क्योंकि उसमें ये दिख जाएगा कि किस तरीके से मतलब ये पहली बार तो इतिहास में हुआ है कि देश में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया, उस पर आरोप लगाए गए। और मेरा ख्याल है ये पहली बार अगर ईडी आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाती है, तो मेरा ख्याल है ये भी एक पहली बार ही होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ईडी ने आरोपी बनाया है। वो कब बनाएगी, किस तरह से बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बड़ी अजूबे वाली बात होगी। और आज आपने जो जमानत वाली बात कही अमलेंदु जी, लेकिन कल पंजाब के एक मामले में न्यायमूर्ति अभय सोका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने भी ये कहा था कि विशेष अदालत और शिकायत पर जब संज्ञान ले लेती है तो ईडी और उसके अधिकारियों को पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं है, और अगर वो हिरासत में लेती है तो इसके लिए ईडी को कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। ये कल एक मामले में कहा था। इधर आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत दे दी, और उन्हें भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, उन्हें भी जमानत नहीं मिल रही थी। लेकिन उनके मामले में भी यही वाली बात उठाई गई कि चुनाव है और उनको प्रचार करने के लिए जाना है, ये उनका हक है, वो कांग्रेस के लीडर हैं और उनको चुनाव प्रचार में संलग्न होना है। और इसके लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट का जो अरविंद केजरीवाल पर फैसला था, माना ये जा रहा है, अदालती मामलों को जो देखते हैं उनका ये मानना है, सरकारों का ये मानना है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले फैसले से प्रभावित है, और इसीलिए साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत दी गई है, क्योंकि ईडी ने उनको भी इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में रखा हुआ है। तो एक जगह नहीं, देश में कई जगह ये सारी चीजें चल रही हैं। उधर छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला मामला तो खारिज हो ही गया, उधर तमिलनाडु में सेंथिल बालाजी का मामला हमने देखा कि किस तरह उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, और अभी अरविंद केजरीवाल का मामला जो चल रहा है इसमें ईडी बुरी तरह फंस रही है। आज फिर उसको समय मिला है कि वो अपनी बातें रखें। कल उसने कुछ फाइलें दिखाने की बात की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम कुछ फाइलें देखेंगे जिस पर वो कहना चाह रही है कि हाँ इन पर कुछ सबूत दर्ज हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को वो बनाना चाह रही है आरोपी, तो कल भी हम लोगों ने ये बात की थी कि ईडी जो है वो उल्टी सीढ़ियां चढ़ रही है। लेकिन अमलेंदु जी, आज ईडी कहाँ पहुंचेगी, क्योंकि कल की जो उसकी दलीलें थी उनमें तो कहीं कोई दम नजर नहीं आया था। वो बार बार ये बोल रही थी कि जैसे एमएसआर का जो वो बयान था कि वो पहला वाला बयान उनका गलत हो सकता है, फिर वो बोल रही कि अब उन्होंने जो दूसरा, जैसे विजय उनका एक नायर का जो उन्होंने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में रहते हैं, इसीलिए उन पर उन्होंने आरोप बनाया था। तो ऐसे तमाम चीजें हो रही हैं। ईडी यहाँ पर आज क्या कोई पुख्ता बात रख पाएगी, या कल वाली ही जो बात है उसको घुमा फिरा कर कहती रहेगी कि ये होगा तो वो होगा और ऐसा होगा तो वैसा होगा? क्या होगा आज अमलेंदु जी? संमिता जी, देखिए मुझको लगता है कि ईडी अपनी तरफ से जो बातें रखेगी वो जो बातें भी रखी जाएंगी वो बातें सब वही होंगी जो एक तरीके से दोहराव उन चीज़ों में हो सकता है, और कुछ नई चीज़ें लेकर के आ सकते हैं कि हमने साहब चार्जशीट दाखिल कर दी है कि चार्जशीट में इनका नाम है, हमने इनको बनाया है मुख्य आरोपी, या पाइपलाइन में। अब बताइए, जांच एजेंसी अगर शर्मिष्ठा जी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रही है कि साहब हम ये करने जा रहे हैं और ये हमारी पाइपलाइन में है, अरे भाई आप कैसी जांच एजेंसी है कि जो आपकी पाइपलाइन में वो आकर के आप कोर्ट में बता रहे हैं, अब तक आपने किया क्यों नहीं? भाई आप जांच एजेंसी हैं तो आप ये नहीं कह सकते ना कि पाइपलाइन में भी है और हम आरोपी बनाने जा रहे हैं या कोई मुकदमा कायम करने के लिए हम जा रहे हैं। भाई अगर कोई अपराध हुआ है तो वो पाइपलाइन में क्या होता है कि हम उस पर काम करने के लिए जा रहे हैं? अगर अपराध हुआ है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत वो उसमें गिरफ्तारी है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर मुकदमा कायम होना है तो मुकदमा कायम होना चाहिए। ये पाइपलाइन जो एक नई चीज़ लेकर के आए हैं एएसजी राजू साहब जो हैं
वो बड़ी मजे की चीज़ है कि अब ईडी जो है वो आकर के सुप्रीम कोर्ट में बताती है कि उसकी पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो पाइपलाइन जो ठीक करेंगे, मिस्त्री आएंगे उसको पाइपलाइन को ठीक करने के लिए, तो मिस्त्री अभी काम पे लगे हुए पाइपलाइन को। तो लेकिन समिता जी, आज जिस तरीके से मुझे लगता है कि चीज़ें होंगी, 15 मिनट का हालांकि समय दिया गया है और ये 3 बजने जा रहा है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है कि ईडी आज जो है वो अपनी बात पूरी करना ना चाहे, शायद भाग रहे हो, चूँकि जो जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हेमंत सोरेन के मामले में भी कह दिया कि आज हम नहीं कर सकते, हमको कुछ समय चाहिए। आज यहाँ भी कह सकते हैं, चूँकि समिता जी देखिए, अगर ये आज सुनवाई पूरी हो जाती है तो इस पर फैसला आ जाएगा, और फैसला आ जाएगा तो अभी जो बचे हुए हैं 3 चरण चुनाव के, उस पर इसका ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी ये फैसला आने से। तो ये पूरी कोशिश ये की जाएगी किसी भी तरीके से इस पर फैसला नहीं आने पाए और ये मामला किसी भी तरीके से टले। जो ईडी की कोशिश होगी मुझे लगता है पूरी तरीके से, हालांकि ईडी ने कहा कल सुप्रीम कोर्ट में कि हम पॉलिटिकल बॉसेस के किसी के इशारे पे हम काम नहीं करते हैं, हम स्वतंत्र संस्था हैं, निष्पक्ष काम करते हैं, और यह उन्होंने अपनी दलीलें पेश की, जो मतलब जो आरोप थे उनके ऊपर, उन आरोपों के ऊपर उन्होंने कहा कि हम जो आरोप लगातार यही है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। तो उनका तर्क ये था कि हम किसी के इशारे पर काम नहीं करते हैं, हमने निष्पक्षता से कार्रवाई की है। और ये भी कहा गया कि अगर मान लीजिए हम दबाव देके कुछ काम करते तो इसके परिणाम क्या होते आप समझ सकते हैं। यानी कि ये एक तरीके से स्वीकार कर दी बात कि आप दबाव डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने डाला नहीं, ये आपकी मतलब भलमनसाहत है कि आपने दबाव नहीं डाला, लेकिन अगर आप दबाव डालते तो उसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं। इसका मतलब समिता जी है कि जो आरोप लगातार लग रहे हैं कि ईडी भारतीय जनता पार्टी की वसूली एजेंसी के तौर पे काम करती है और ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो उसको संचालित करती है, ये जो आरोप लग रहे हैं उसको कहा जाए वो अप्रत्यक्ष रूप से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर दिया, ये कह करके कि अगर हम दबाव डालते तो आप समझिए किस तरीके की चीज़ें सामने आती, इस तरीके की बातें कहकर ये समझा सकता है। तो मुझे समिता जी लगता है कि ईडी के वकील जो है वो अभी शायद कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे और इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा सकती है ताकि किसी भी तरीके से फैसला जो अभी नहीं आने पाए और ये मामला चुनाव तक खींचे। चूँकि अब उसके बाद वैकेशंस शुरू हो जाएंगी, तो वैकेशंस शुरू हो जाएं उससे पहले ये मामला किसी कंक्लूजन की तरफ ना पहुंचे, ये कोशिश की जाएगी ताकि 1 जून को अरविंद केजरीवाल को जो है वो सरेंडर, मतलब 2 जून को सरेंडर करना पड़े उसमें जाकर के, जेल में जाकर के। तो ये कोशिशें ईडी की तरफ से हो सकती हैं, लेकिन अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। अगर आज मान लीजिए ईडी अनुपस्थित रहती है और उनके वकील उपस्थित नहीं होते हैं, तो ये कोर्ट के ऊपर है कि ठीक है आपकी बात जो थी हमने सुन ली, काफ़ी आपने बातें कह ली थी, अगली बात जो है आप अभिषेक मनु सिंह भी अपनी करें और उसको कर देता है। चूँकि आज शुक्रवार भी है तो आज कल तो सुप्रीम कोर्ट बैठेगा नहीं, तो सोमवार को फिर ये मामला चल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद ये इसको टालने की कोशिशें की जाएंगी समिता जी। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि टालने की कोशिशें हो ही रही हैं, क्योंकि कल अगर ईडी ने मांगा था वक्त कि हमको 10-15 मिनट चाहिए अपनी बात और रखने के लिए, तो ये सीधी सी बात है कि 10-15 मिनट का वक्त, और उसके बाद कोर्ट ने आज उनको बाकायदा लंच के बाद का वक्त दिया था, तो उनके पास कल से लेकर आज तक कई घंटे थे। ये वैसी ही बात हो गई कि 2022 से लेकर अभी 2024 तक 2 साल थे पूरे उनके पास, तो इतने सारे दिन थे ईडी के पास काम करने के लिए, तो वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम सबूत जुटा सकती थी। लेकिन अभी भी वो ये बता रही है कि पाइपलाइन में है आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना, उसके पाइपलाइन में है, यानी यहाँ पर वो एक अपना योजना पेश कर रही है। और अब जो है कल से लेकर आज तक उसको 10-15 मिनट का वक्त जो चाहिए था, कई घंटे मिल गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं, या किन्हीं और कारणों से ये अभी सुनवाई शुरू नहीं हो पा रही है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी ये नजर तो यही आ रहा है कि ईडी ने, क्योंकि आज हेमंत सोरेन के मामले में भी ईडी ने कहा कि हमको थोड़ा वक्त चाहिए, हम आपको बताएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप देश की इतनी बड़ी एजेंसी और आप जब लोगों पर आरोप लगाती हैं, और सामान्य लोगों पर नहीं, आपने 2 मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगाए, हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री थे जब उन पर ये आरोप लगे थे, तो फिर उनको किस चीज का वक्त चाहिए है? अगर उनके पास सारी जानकारी, सारे तथ्य सबूत नहीं रहते हैं, तो फिर उनको किस चीज का वक्त चाहिए? और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बीजेपी से जुड़ रही हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों बीजेपी के विरोधी रहे हैं, विरोधी या प्रतिद्वंदी जो भी कह लें, क्योंकि बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि जैसे नीतीश कुमार पाले में आ गए वैसे हेमंत सोरेन भी टूट जाएंगे। 31 जनवरी को जब उनको जेल में डाला गया था, तो उसके बाद ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी वहां पहुंचने वाली थी, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद थी कि जैसे बिहार में हमने झटका देने की कोशिश की, वैसे ही झटका हम झारखंड में भी दे देंगे, लेकिन नहीं लगा। और उसके बाद दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि कांग्रेस का सीटों का समझौता बहुत समय तक टलता रहा,
बहुत इन लोगों के बीच चर्चा होती रही थी, और पंजाब में तो ये हो ही गया कि हम आमने सामने लड़ेंगे। तो बीजेपी को यहाँ भी उम्मीद थी कि हम किसी तरह अरविंद केजरीवाल को अपने पाले में कर लेंगे। तो सारा जो इशारा है वो यही बता रहा है कि हमको कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा था कि वो तोड़ लेगी इंडिया गठबंधन को, अगर वो अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन को फंसा देती है तो। लेकिन इन दोनों ने जेल जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन इन लोगों ने झुकना स्वीकार नहीं किया, और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के झुकने के दिन आ गए हैं। और जहां तक बात है बीजेपी के कमजोर होने की इस मामले से, तो ये ब्रेकिंग खबर आ भी गई कि केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो हम लोग जो ये बात कर रहे थे कि ईडी को अभी और कितना वक्त चाहिए, तो हो सकता है ईडी ने अब कुछ तैयारी कर ली है। देखना होगा कि अब ईडी यहाँ पर और क्या बातें आज अपनी रखती है। लेकिन हम आपको एक रिकैप दे दें, बता दें कि ईडी ने कल भी अपने तर्क रखे थे, और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। ये एक बड़ा झटका था बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपनी गिरफ्तारी को गलत ठहराने के लिए, और वहां सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जमानत की बात तो अरविंद केजरीवाल बार बार वो जाते रहे। अभी अब वो पूरे देश में घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, और अब उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा। लेकिन उस 2 जून के पहले और बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इस समय सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, और एएसजी राजू जो हैं वो अब अपना पक्ष रखने के लिए फिर से खड़े हो गए हैं, और उन्होंने ये बताया है कि मैं केवल संक्षेप में अपना वो रखूंगा। और अब जस्टिस खन्ना ने भी उनसे सवाल किया है कि हम मनीष सिसोदिया के मामले में जानना चाहते हैं, जिसके बारे में मतलब मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में अभी जेल में है। और क्या कुछ हो रहा है अमलेंदु जी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, आपके पास क्या जानकारी है? सविता जी, मनीष सिसोदिया के मामले में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी को इसमें एक पार्टी बनाने का सवाल जो था वो मनीष सिसोदिया के मसले की वजह से ही आया था। क्योंकि उन्होंने पूछा कि आपने ये कब तय किया, कल की सुनवाई में पूछा था संजीव खन्ना ने कि आम आदमी पार्टी को आप बनाएंगे, तो कहा था मनीष सिसोदिया के मामले में। तो कहा मनीष सिसोदिया के मामले में क्या है आपके पास, तो ये आप अब करेक्शन कर रहे हैं या रिकॉर्ड पे? तो बताया कि नहीं साहब ये रिकॉर्ड पे नहीं है, फाइल में नहीं है, ये कहा गया। तो इसका मतलब समझता जी मनीष सिसोदिया के मामले पर मतलब आप आम आदमी पार्टी को बनाने जा रहे हैं इसमें पार्टी, ये जो कल कहा गया था इस पर जो है वो एक तरीके से सवाल जो है वो उठा दिए गए थे, और इस सवाल का ईडी को जवाब देना है। मतलब ईडी को जो समय दिया गया है 15 मिनट का, वो इसलिए दिया गया है कि आप जो है वो इस पर समराइज़ कीजिए कि किस तरीके से आप जो है आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी केस में बना रहे हैं। ये समिता जी कह सकता है। जी 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 बिल्कुल। एएसजी राजू ने आज ये बोला है कि आई विल जस्ट ट्राई टू समराइज, मतलब मैं केवल संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि कल 2 घंटे में जो कुछ ईडी नहीं बता पाई, यानी ईडी के वकील नहीं बता पाए, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज 15 मिनट में ऐसी कौन सी बात ईडी बता देती है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो अपना पक्ष ये मजबूती से रखे कि हाँ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो सही है। ये ईडी को साबित करना है, लेकिन कल से लेकर आज तक ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा कि वो उसमें कहीं कुछ बता सके। जस्टिस खन्ना ने पूछा भी है कि हम केवल मनीष सिसोदिया जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, और एक और कोई मुद्दा छूट गया था, वो क्या था, ये जस्टिस खन्ना ने पूछा है। और अब ये देखना होगा कि एएसजी राजू इसका क्या जवाब देते हैं। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आज दिन में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ही उस पर भी सुनवाई की थी। हेमंत सोरेन पर फैसला आ सकता है सोमवार को, या तो उन्हें जमानत मिल सकती है या उनकी गिरफ्तारी खारिज हो सकती है। और इधर आज अरविंद केजरीवाल पर क्या फैसला आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल 2 जून तक मतलब 1 जून तक की उनको जमानत मिली हुई है, 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल जो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें वो ये बोल रहे हैं कि आप अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं तो फिर मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। यानी उनका ये मतलब है कि ये सारा मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिकली प्रेरित है। हालांकि ईडी ने कल अदालत में ये बात कही, क्योंकि ईडी को ये कहना पड़ा कि ये मामला पॉलिटिकली प्रेरित नहीं है, हम किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, ये कल ईडी ने कहा था। अमलेंदु जी, आज और अभी क्या कुछ बोल रहे हैं एएसजी राजू, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को।
एएसजी राजू ने अब जिक्र किया कि साहब कृपया जो मनीष सिसोदिया के आदेश है उसका पैरा नंबर 10 को देखें, ये हवाई अड्डे के संबंध में। जस्टिस खन्ना ने इस पर उनको टोक दिया कि हम इसमें नहीं जा रहे हैं। मतलब ये कि हम तो सिर्फ इस पे जाना चाहते हैं कि जो आपने मनीष सिसोदिया का केस का जिक्र किया और आपने कहा कि आप आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर केंद्रित रहिए, जो मसला है उस पर केंद्रित रहिए, मूल मुद्दे पर रहिए कि एयरपोर्ट है या क्या है, कहीं आप घूमिए मत। मतलब एयरपोर्ट पर घूमने की आपको आवश्यकता नहीं है, जहाँ आप हैं वहीं रहिए। ये बताने की एक तरीके से कोशिश जो है वो की है जस्टिस खन्ना ने। मतलब टोका है ईडी के वकील साहब को कि वकील साहब आप जो मतलब मूल मुद्दे पर रहिए, जो मुकदमे की सुनवाई है उस पर रहिए, और एयरपोर्ट पे आप जो है वो इस समय जॉगिंग वॉकिंग सब कुछ मत कीजिए। कुल मिलाकर के समिता जी, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो जिस तरीके से घूमने और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो घूमने की नहीं है, और ये है। और कह रहे हैं कि वो एएसजी राजू जो है उन्होंने कहा कि कंप्लेंट जो है वो अभियोजन शिकायत जो आज दायर की जा रही है और आपको जो है इसमें आरोपी बनाया गया है, यानी आज जो है वो की जा रही है, आम आदमी पार्टी को बनाया जा रहा है। जबकि कल ही जो था समिता जी ये कह दिया गया था कि जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन गिरफ्तारी के समय तक आपके पास क्या सबूत थे ये आपको बताना है, गिरफ्तारी के बाद की चर्चा नहीं होगी। आज आपके पास क्या सबूत हैं ये बताइए कुल मिलाकर के। तो ये जो है वो है, और अब बताया है कि जो है आज जो है वो कंप्लेंट जो है वो दाखिल की जाएगी, उसमें आम आदमी पार्टी को एक्यूज बनाया जाएगा। समिता जी 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 बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ही कल बात की थी, ईडी ने ये कहा था कि पाइपलाइन में है, और अब ऐसा लगता है कि आज वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो शायद पूरा कर लेगी। पाइपलाइन से उसने बाहर निकाल लिया है आपको, अब वो आरोपी बनाने जा रही है। क्योंकि इसके पहले वो मनीष सिसोदिया के मामले में जब उन्होंने पूछा था जस्टिस खन्ना ने, तो उसने उनके फैसले पर पैरा 10 का जिक्र किया, लेकिन जब जस्टिस खन्ना ने टोक दिया फिर वो पैरा 12 पे आ गए। और एएसजी ने ये भी कहा कि आपको हमने अभी तक नहीं किया था, यही एक रीजन था क्योंकि आप पर हमने कोई मतलब उसको हमने प्रोसिक्यूट नहीं किया था। तो जस्टिस खन्ना ने ये भी बोला था कि हाँ ये डिबेटेबल इशू है और इसका मतलब इसके बारे में जानना है। और अब एएसजी ये बोल रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड टुडे, यानी आज जो है आम आदमी पार्टी को भी अक्यूज बना लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और अभी जो हम बात कर रहे थे अमरेंदु जी, क्या ये राजनीतिक इतिहास में पहली बार है भारत के यानी आजादी के बाद के इतिहास में कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है? मतलब क्योंकि ये अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि एक नीति को लेकर आप नीति से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उस नीति से किन लोगों को फायदा मिला, अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर जांच चल सकती है। लेकिन क्या आप पूरी पार्टी को इस तरह से आरोपी बना सकते हैं? क्योंकि पार्टी में केवल उसके पदाधिकारी नहीं होते हैं, पार्टी का जो मतलब अगर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पार्टी रजिस्टर होती है और उस पार्टी के समर्थक होते हैं, लोग होते हैं, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ता होते हैं, ये क्या अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का यहाँ पर क्या असर आप देख रहे हैं अमरिंदु जी? इसका समिता जी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा, चूंकि अब इस मतलब जो कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया था कि भाई फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई पार्टी बचेगी नहीं। मुझे लगता है कि ये कोई षड्यंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ मिलकर के जो है ये ईडी कुछ करने जा रही है, क्योंकि इसके बाद तो फिर जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सब फंसेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की जाँच में। चूँकि वो ऑलरेडी है कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है कि SIT के जरिए जाँच कराई जाए कि किसने किसने इलेक्टोरल बॉन्ड से किस किस पार्टी को पैसा दिया। तो ये सारी चीज़ें आएंगी और उसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिसके बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि अब जो है जस्टिस खन्ना ने खुद पूछ लिया उनसे कि भाई आपने बनाया है तो आप इसे कैसे साबित करेंगे, आम आदमी पार्टी को आप बना रहे हैं तो इसमें आप कैसे साबित करेंगे। तो एसजी ने कहा कि हवाला के जरिए रिश्वत भेजी गई। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपने विश्वास करने के कारणों में कहाँ कहा है कि ये किया गया। तो एसजी ने कहा कि गिरफ्तारी का जो हमने आधार दिया उसमें इसको कहा गया है। यानी कि अब यह सवाल जो है पूछे जा रहे हैं जस्टिस खन्ना की तरफ से कि भाई आप कह रहे हैं कि आप उनको पार्टी बनाएंगे और आप उसको किए जा रहे हैं, तो आपने ये आप इसको साबित कैसे करेंगे कि आम आदमी पार्टी इसमें दोषी है। तो बताया है कि हवाला के जरिए पैसा भेजा गया, तो हवाला इसमें जिक्र आ गया है समिता जी। अब देखते हैं कि ईडी की तरफ से और क्या तर्क पेश किए जाते हैं, क्योंकि 15 मिनट का उनको समय दिया गया है, तो उस 15 मिनट में क्या क्या बातें करते हैं। लगभग 15 मिनट तो होने जा रहा है बातचीत को शुरू हुए समिता जी, 10 मिनट तो लगभग हो ही चुके हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मेरा ख्याल है अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और कितना वक्त देता है एएसजी राजू को, क्योंकि अब उन्होंने ये बोल दिया है कि हमने आम आदमी पार्टी को इसलिए आरोपी बनाया है क्योंकि हवाला के जरिए जो है वो धन भेजा गया, पैसा भेजा गया। और अगर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि आप जो बोल रहे हैं उस पर हम किस तरह से विश्वास करें, तो उन्होंने बोला कि गिरफ्तारी का आधार यही था। और वो उन्होंने ये भी बोला वी हैव नॉट गिवन
इन रीजन टू बिलीव कि हम ये हमने इसको कोई विश्वास के लिए दिया नहीं था, कि रीजन नहीं दिया था। और अब जस्टिस खन्ना पूछ रहे हैं कि हाउ विल यू नॉट गिव रीजन टू बिलीव, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप हम विश्वास करें उसके लिए आप कोई कारण आप कैसे नहीं दे सकते हैं, और आप अपने रीजंस को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, मतलब आप कैसे, आपने जिन आधार पर गिरफ्तारी की आप उसको किस तरह से देखते हैं। और एएसजी बोल रहे हैं कि ही डज नॉट हैव टू, और यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने फिर बोल दिया, उनको टोक दिया, नो 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 नो, 4 बार नो कह दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर एएसजी जो भी दलीलें दे रहे हैं कि आपको उसने क्यों वो आरोपी क्यों बना रही है, ईडी या गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार क्या है, हवाला के जरिए जो चीजें दी गई हैं, अगर ये बोल रहे हैं रिश्वत भेजी गई है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी की जस्टिस खन्ना शायद इस बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं, या वो ईडी के तर्कों से बहुत सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? मुझे तो यही समझ में आ रहा है। जी 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 समिता जी, बिल्कुल सहमत, ईडी के तर्कों से सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि 4 बार जो नो 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 कहा उन्होंने, इसका मतलब कि उन्होंने कहा कि मिस्टर ईडी महोदय, आप यहाँ पे जो मतलब एक तरीके से कहा जाए वो गलत बयानी मत कीजिए, और ये आपका बयान जो है किसी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। फिर उन्होंने जस्टिस खन्ना ने समिता जी पूछा, आज ये फैसला दिया गया है जस्टिस गवई और संदीप मेहता की बेंच की तरफ से, उन्होंने पूछा कि जस्टिस जे गवई और मेहता का एक निर्णय है, क्या इसमें विश्वास करने के कारणों गिरफ्तारी के आधार के बीच अंतर किया गया है? वह विश्वास के करने के कारणों को कैसे चुनौती देगा? एएसजी ने इसमें कहा कि बेंच के पास अंतर करने का कोई अवसर नहीं था, यानी कि उनके पास कोई अवसर नहीं था, ये एएसजी की तरफ से कहा गया है। आज ही सविता जी, जिसे मैं बताया था कि फैसला आया है, उस फैसले पे जस्टिस गवई और संदीप मेहता का जो निर्णय आया उसमें कहा गया है कि आपको गिरफ्तारी अगर करनी है उससे पहले आपको क्या क्या जो है वो लेने पड़ेंगे, अदालत से आपको लेनी पड़ेगी, इस सारी चर्चा आई है। क्योंकि कल जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि आपने, ठीक है, गिरफ्तारी करने के कारण जो है आपने बताए कि आपने गिरफ्तारी किया, फिर आपको विश्वास करने के क्या कारण है, इसको जो है और गिरफ्तारी करने के आधार, इसके बीच में क्या अंतर किएगा, इस पर कल जो थी काफ़ी बहस चली थी ईडी के सवालों के जवाब में। तो अब यही सवाल जो फिर जो है जस्टिस खन्ना ने उनसे पूछ लिया है, और एक तरीके से कहा जाए वो झिड़क दिया है ईडी को कि आप जो यहाँ बातें कर रहे हैं वो नो 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 करके जो कहा है वो एक तरीके से झिड़का है ईडी को, समित्रा जी। जी जी जी। और यहाँ पर एएसजी राजू फिर अपनी दलील रख रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले जो जरूरत होती है वो मटेरियल की, यानी कि जो सामग्री है जिसके आधार पर गिरफ्तार किया, वो अपनी गिरफ्तारी के कारणों को गिना रहे हैं, आधार बता रहे हैं। यहाँ पर एएसजी वो ये बोल रहे हैं कि एसेंशियली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज मटेरियल, यानी जो सबसे जरूरी चीज है वो है मटेरियल, सामग्री, और ग्राउंड या रीजन जो है वो मटेरियल पर ही होता है, ये वो बता रहे हैं। और दे कैन चैलेंज मटेरियल, यानी जो अरविंद केजरीवाल है वो उस मटेरियल को चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ पर एएसजी ये बोल रहे हैं। और इफ सप्लाइड प्रायर टू अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी डिलेड। और यहाँ पर जो कल अदालत ने बात उठाई थी कि आपने गिरफ्तारी के वक्त आप उसके बाद क्या करते हैं वो मायने नहीं रखता, आपने उस समय क्या दिया ये मायने रख रहा है, आपने जो आधार पेश किए, जो सामग्री पेश की। और यहाँ पर मेरा ख्याल है एएसजी यही बताना चाह रहे हैं कि अगर ये जो सामग्री हम वो गिरफ्तारी से पहले अगर हम दे देते तो इन्वेस्टिगेशन में जो है डिले हो जाता, और विटनेसेस विल बी टेम्पर्ड, यानी जो गवाहों के साथ या साक्ष्यों के साथ छेड़खानी हो सकती थी। अमलेंदु जी, क्या आपको लग रहा है कि अभी जो जिस तरीके की दलीलें पेश कर रहे हैं ईडी की ओर से, क्या ये 10-15 मिनट वाली दलीलें हैं, या फिर मामले को वापस लंबा खींचने की तैयारी है? क्योंकि अब वो सामग्री पर आ गए हैं, अब वो ये बता रहे हैं कि हमने पहले क्यों नहीं किया और क्या उसका नुकसान हो सकता है। ये सारी बातें फिर डिरेल होती हुई दिख रही है, मतलब जो मसला है उस पर तो बात नहीं हो रही है। मसले पे बात नहीं हुई समिता जी, और ये एक तरीके से कहा जाए कि वो ईडी के वकील साहब जो हैं वो डिलेल करने की कोशिशें कर रहे हैं, और उन कोशिशों में कुल मिला के कहा जाए ये अरविंद केजरीवाल के लिए ही कुछ फ़ायदा जो है वो पहुंचाते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से वो तर्क दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी वो तर्क दे रहे हैं वो तर्क किसी भी तरीके से कानूनी तौर पे उचित नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सवालों को भी समझा सकता है। और ये कहा उन्होंने, जस्टिस खन्ना ने, कि मैं मनीष सिसोदिया के मामले में जो मनी बिल है उस पर सवाल पर नहीं गया था, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी पे आरोप नहीं था। फिर एसजी ने कहा कि इसमें सेक्शन 70 जो है पीएमएल एक्ट का, उसको लागू नहीं किया गया था, पैरा 21 और 24 को देखा जा सकता है, मनी ट्रेल है। ये उन्होंने बताया कि मनी ट्रेल है, मतलब जो धारा 19 में है कि आपको मनी ट्रेल बताना होगा और बरामदगी करनी होगी पैसे की, क्या बरामदगी हुई, तो वो नहीं है। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मनी ट्रेल है। तो जस्टिस खन्ना ने पूछा कि दैट्स ऑल, मतलब आपकी बात अब खत्म हो गई, समाप्त समझा जाए आपकी तरफ से, अगले व्यक्ति को मौका दिया जाए बात करने का। कुल मिला के समिता जी अभी जो है ये मामला आया है सामने
मतलब जस्टिस खन्ना की तरफ से कह दिया गया है कि दैट्स ऑल, मतलब ईडी साहब आप अपनी बात पूरी कर चुके, आपने आम आदमी पार्टी को भी बना लिया, इसमें अब आपने अभियुक्त एक तरीके से कहा जाए आप बता रहे हैं। जी शर्मिष्ठा जी। जी, अब उसके आगे क्योंकि जब दैट्स ऑल इन्होंने बोल दिया, पहले 4 बार नो 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 करके उनकी बात को रोक दी, अब वो बोल रहे हैं दैट्स ऑल, मतलब कि अब आपके पास और कुछ कहने को नहीं है। लेकिन एएसजी के पास शायद थोड़ा बहुत अभी भी उनके पिटारे में, उनके झोले में है, क्योंकि अब वो सेक्शन 437(1) का हवाला दे रहे हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि ये सिमिलर है सेक्शन 19 के जैसा, मतलब वो जो सेक्शन 19 जिसमें हम ये बार बार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि उसमें ये साबित होना चाहिए कि आपने कोई पैसा लिया है, कोई मनी ट्रेल हुआ है, कोई लेन देन हुआ है, तब जाके तो आप उनको गिरफ्तार करिए। अब यहाँ पर एएसजी बोल रहे हैं कि सेक्शन 437(a) 437(1) जो है वो सिमिलर है। तब फिर जस्टिस खन्ना ने उनको टोक दिया है कि मान लीजिए इसका उन्होंने मतलब S19 यानी सेक्शन 19 को इस्तेमाल नहीं किया उनको आरोपी बनाने के लिए, तो उसके बाद तो फिर कोई किसी को भी आप इस तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं। देयरफॉर गिल्टी को यहाँ पर अमलेंदु जी उन्होंने इन्वर्टेड में रखा है, हैड टू बी यूज्ड इन सेक्शन 19 यहाँ पर, यानी जस्टिस खन्ना। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, ये फिर से ईडी को फंस गई है, ईडी यहाँ पर वापस जस्टिस खन्ना के सवालों में उलझ गई? बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, जबरदस्त तरीके से ईडी फंस गई है, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने जो कहा है कि जो मामला है उसमें आपके पास मटेरियल क्या है, लेकिन आमतौर पर आईओ को तब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं हो, यही मानक होना चाहिए। यानी कि पीएमएलए एक्ट में जब तक आपके पास कोई सामग्री नहीं है, आपने कोई पैसे की बरामदगी नहीं की है, तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये मानक है पीएमएलए एक्ट का गिरफ्तारी करने का, ये एक तरीके से जस्टिस खन्ना ने कहा है। शर्मिष्ठा जी, ये बहुत बड़ी खबर एक तरीके से इसको समझाया जा सकता है। और इसका मतलब शर्मिष्ठा जी ये, चूंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में 1 रुपया की भी बरामदगी ईडी नहीं कर पाई है और कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है, इसलिए ये सवाल बनता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इल्लीगल है, अवैध है। ऐसा जो तर्क दिए गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो जिस तरीके के सवाल ईडी से किए गए हैं और ये बाउंड्रीज बताई गई हैं कि पीएमएलए एक्ट में जो धारा 19 है उसके तहत जो गिरफ्तार करने की शर्तें हैं वो आप किस तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं, ये एक तरीके से स्पष्ट किया गया है। ये लगता है शर्मिष्ठा जी कि अब धारा जो 19 है पीएमएलए एक्ट की, वो धारा 45 पीएमएलए एक्ट की, वो धारा 70 पीएमएलए एक्ट की और धारा 45 पीएमएलए एक्ट की, इस पे विस्तृत रूप से इस मामले में फैसला आ सकता है, ताकि आगे के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट ये बन सकता है। शर्मिष्ठा जी, जिस तरीके से हम अन्य मामलों की नज़ीर पेश करते हैं कि फलां बनाम सरकार, यहाँ भी ये आ सकता है कि अरविंद केजरीवाल बनाम ईडी में ये मामला जो है एक लैंडमार्क जजमेंट बन सकता है कि पीएमएलए एक्ट में आप किस तरीके से गिरफ्तारी कर सकते हैं, गिरफ्तारी करने के आधार क्या होंगे, गिरफ्तारी करेंगे आप तो उस समय आपको क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें इसमें शर्मिष्ठा जी तय हो सकती हैं। अब ये समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से एकदम से 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से लगातार सवाल उठ ही रहे थे कि आप एक तो टाइमिंग की बात हो रही थी कि चुनाव के समय आपने क्यों उनको गिरफ्तार किया, और दूसरी बात ये हो रही थी कि जितने करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं तो आप उसका पैसा कहीं ना कहीं होगा, आप उसको दिखाइए। लेकिन ईडी ने वो सब कुछ नहीं दिखा पाई, ईडी अभी तक साबित नहीं कर पाई। और अब जो ये बात आ रही है जिसमें ये दिख रहा है कि ईडी ने आज अब ये बताने की कोशिश की कि सेक्शन 437(1) जो है वो सेक्शन 19 के जैसे ही है, और यहाँ फिर जस्टिस खन्ना ने उनको टोक दिया और ये बोला कि सेक्शन 19 का के तहत ही किसी को आप गिल्टी बताकर, यानी आप उसको वो गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी आपको वहां पर गिरफ्तारी का जो वक्त है उस समय आपको वहां पर कुछ सबूत देने होंगे। और यहाँ पर उन्होंने, जस्टिस खन्ना ने ये भी बोला है कि आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है, जो जांच अधिकारी है, वो इस तरह से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। दैट शुड बी द स्टैंडर्ड। यहाँ पर एक मानक की बात आ गई है। अमलेंदु जी, अब ये मामला, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि कल से लेकर आज तक ईडी जितनी दलीलें पेश कर रही थी उसमें वो खुद ही उलझते जा रही थी। कल उसने पाइपलाइन वाली बात बोली थी कि हम आम आदमी पार्टी को गिल्टी बनाएंगे, और अभी जो है आम आदमी पार्टी को इसने गिल्टी तो बना, मतलब नॉट गिल्टी बट हम आरोपी बनाएंगे, और आरोपी यहाँ पर उसने बना लिया। अब हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में बीजेपी को क्या इस तरह से वो आरोपी बना सकती है, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। क्योंकि अगर बीजेपी को आरोपी बना लिया तो फिर बीजेपी का क्या होगा, ये एक देखने वाली बात रहेगी। और आज अब अरविंद केजरीवाल के मामले में
जो पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी वाली जो बात हो रही है, उसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट, आपको क्या लग रहा है कि अब कोई एक पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पर बन जाएगी? क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें बदलती रही और वो सीआरपीसी और इस दोनों का वो गडमट करते रहे। ईडी में बार बार वो पीएमएलए और सीआरपीसी दोनों को गडमट करके कि कभी इसकी धाराओं का हवाला देते रहे, कभी उस दूसरी धाराओं का हवाला देते रहे। लेकिन यहाँ पर जस्टिस खन्ना बार बार पीएमएलए की धारा 19 को लेकर जिस तरह से बोल रहे हैं और जो ये बता रहे हैं कि हाँ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि अब इस केस में और क्या कुछ बचा है? क्योंकि अब अभिषेक मनु सिंघवी को ज्यादा मुझे लगता है कि मेहनत अब नहीं करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में पक्ष जो है उनका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर सर मित्रा जी, अभिषेक मनु सिंघवी को ज़्यादा अब इसमें मुझे लगता है बहस नहीं करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए मामला जो है वो नहीं बनेगा, ये हेमंत सोरेन के लिए बनेगा, ये संजय सिंह के लिए बनेगा, ये के कविता के लिए बनेगा, तमाम लोगों के लिए ये बनेगा जिस तरीके से पॉलिटिकल सारे केसेस हुए। और जो 300 लोगों के मुकदमे सर मित्रा जी जीएसटी के तहत चल रहे हैं, वो भी उसके लिए भी एक नज़र बनेगी। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत यानी ईडी की जो गिरफ्तार करने की शक्तियां हैं, वो शक्तियां कितनी प्रभावी रह जाएंगी और उसको क्या क्या तैयारियां करनी होंगी गिरफ्तार करने से पहले सबूत जुटाने होंगे। अभी तक जो ईडी करती थी, पहले गिरफ्तार कर लिया और बाद में बता दिया कि सबूत नहीं है या सबूत है बाद में पेश करेंगे। अब इसी केस में सर मित्रा जी 2 साल से ज़्यादा हो चुका है ईडी को उसमें कार्रवाई करते हुए, और अभी तक कोई सबूत जो है वो पेश नहीं किए गए हैं। जिस तरीके से कोई पैसा नहीं पकड़ा गया है, कोई मनी चेल नहीं बताया गया है। तो आगे से अब मुझे लगता है कि ये लैंडमार्क जजमेंट होगा कि आगे से आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है अगर आप किसी व्यक्ति को पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार करते हैं। मतलब आईपीसी या सीआरपीसी जो उसके तहत आप किसी को गिरफ्तार करेंगे वो मामले अलग होंगे, लेकिन ये चूंकि आर्थिक अपराध है तो आर्थिक अपराध में आपकी क्या क्या शक्तियां हैं उसके लिए आपको तैयारी क्या क्या करनी पड़ेंगी, ये ईडी के लिए एक साफ दिशा निर्देश जो है वो जारी हो जाएंगे समिता जी। और इसका हो सकता है कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी इसका कोई असर पड़े और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा पहुंचाने वाला भी कुछ हो जाए। जिस तरीके से सब केसेस बताया जाता है कि जो और विपक्ष लोग दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद जब सरकार बदलेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बहुत सी जांचें कराई जाएंगी, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कराई जाएगी। तो ये अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी ये जजमेंट जो आएगा मुझे लगता है वो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है 4 जून के बाद। समिता जी बिल्कुल 4 जून के बाद तो जो होगा वो तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ईडी के लिए भी, क्योंकि जिस तरह के आरोप ईडी पर लग गए कि वो बिल्कुल सरकार के हिसाब से काम कर रही है, मेरा ख्याल है ईडी को भी आज के बाद शायद आत्ममंथन का एक अवसर मिल सकता है कि वो ये सोचे कि वो किस तरीके से कमजोरी से अपना पक्ष रख रही थी और उसमें उसकी साख पर जो खतरा आ गया था, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और इसकी साख बिल्कुल बचा कर रखना ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। और अब ईडी जो है उसकी दलीलें कोर्ट में जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में। अब ईडी ने मतलब ये भी, जब जस्टिस खन्ना ने उनको ये भी बोला कि अब वो सेक्शन 246 की बात उन्होंने की, तो एएसजी ने उस पर ये कहा कि जब बहुत गंभीर आरोप, मतलब जब गंभीर शक रहता है तो उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं और रीजनेबल डाउट के बाहर भी, उसके दायरे के बाहर भी कन्विक्शन रिक्वायर्स, मतलब वो हो सकता है और अरेस्ट हैज टू बी समथिंग लेस, मतलब अगर गिरफ्तारी तो इससे बहुत कम की बात है। अब जस्टिस दत्ता ने ये भी पूछा है कि व्हाट अबाउट सेक्शन 227, यानी अब वो 227 सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और जस्टिस खन्ना ने यहाँ बोला कि आप सेक्शन 245 पढ़िए, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। जस्टिस खन्ना बोल रहे हैं कि 245 में इट हैज बीन इक्वेटेड विद 200, मतलब 227 यानी 227 और 245, ये दोनों को एक जैसा होना चाहिए, मतलब इनकी भाषा, लेकिन इनकी भले भाषा अलग हो लेकिन इनकी जो मतलब इनके जो प्रावधान है वो कमोबेश एक जैसे होने चाहिए। और यहाँ पर एएसजी ने बोला है कि यार्डस्टिक फॉर केसेस एट थ्रेशोल्ड हैज टू बी लेस, दैट्स माय सबमिशन। यानी यहाँ पर एएसजी अपनी बातें यहाँ पर पूरी शायद करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये रख रहे हैं कि अब ये मेरी बात यहाँ पर पूरी हो रही है। अमलेंदु जी, क्या कुछ और है आपके पास इस मामले में? क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आया, जस्टिस खन्ना ने और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने दोनों ने कई सवाल जो है उनसे किए हैं ईडी से, और एक तरीके से ये पूछा है उनसे कि आप जो यहाँ बहस कर रहे हैं तो आपके तर्क किस आधार पे हैं। और जब उन्होंने कहा कि एएसजी ने, राजू ने कहा कि आप जो मतलब थोड़ा प्रारंभिक मामलों के लिए मानदंड जो है कम होने चाहिए, ये मेरा निवेदन है, उन्होंने निवेदन किया। इसका मतलब समिता जी वो यहाँ पे आ गए हैं एएसजी
कि जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई है उसमें मानदंड पूरे नहीं थे, और इसलिए वो निवेदन कर रहे हैं कि जो शुरुआती मामले हैं उसमें मानदंड थोड़े कम कर दिए जाएं। ये अदालत से गुहार एक तरीके से एएसजी लगा रहे हैं। फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि विशेष न्यायालय के समक्ष तर्क किस पर आधारित थे, मतलब जो स्पेशल कोर्ट है पीएमएल एक्ट की, उसके सामने जब आपने तर्क अपने रखे या आपने गिरफ्तारी के कुछ तर्क रखे होंगे कि इस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तो वो तर्क किस आधार पर है, तो उन्होंने बताया कि आरोप से पहले के सबूत हैं। तो एएसजी कह रहे हैं कि आपराधिक कानून और सामान्य प्रशासनिक कानून के बीच में अंतर है, यानी यह खुद बता रहे हैं कि जो आपराधिक कानून है और सामान्य प्रशासनिक कानून है उसके बीच में अंतर है, लेकिन फिर आकर के बार बार सीआरपीसी की 341 और 164 और पीएमएल एक्ट की धारा 19 दोनों को आकर के खुद गटमट करने लग जाते हैं। यानी समिता जी समझा जा सकता है कि एएसजी जो तर्क दे रहे हैं वो किसी भी तरीके से वो अपने पूर्व तर्कों की ही काट करते हुए भी नजर आते हैं कुल मिलाकर के, और बहुत हौच पौच की स्थिति जो है वो एएसजी की समझी जा सकती है इस मामले में जो वो दलीलें पेश कर रहे हैं। समिता जी जी बिल्कुल, यहाँ एएसजी जो है यानी ईडी अपनी बातों में खुद उलझती जा रही है, क्योंकि एएसजी तो वही सारी बातें रख रहे होंगे जो ईडी के अधिकारियों ने उनको जो सारी चीजें दी होंगी, और यहाँ पर लेकिन हमको ये लग रहा है कि एएसजी राजू जो है उनको इसमें काफी परेशानी हो रही होगी अपनी बातें रखने में, क्योंकि ईडी ने ना तो वो अरविंद केजरीवाल के मामले में उसने उनको कोई सब मतलब कारण दिए कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और अब ना वो अदालत में ये बता पा रही है कि हमने क्यों उनको गिरफ्तार किया। वो केवल बातों को घुमा रही है, और एएसजी को मतलब जो ईडी का पक्ष रख रहे हैं उनको जो भी जानकारी दी है ईडी ने, मेरा ख्याल है अमलेंदु जी वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए एएसजी भी बार बार अपनी ही बातों में उलझते जा रहे हैं। वो कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अब जैसे उन्होंने ये बोला कि क्रिमिनल लॉ और ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में फर्क होता है, यानी वो भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन ईडी ने क्या इस बात को समझा था कि नहीं समझा था, या ईडी के अधिकारी कानून से इतने अनभिज्ञ हैं कि वो विशेष न्यायालय के समक्ष जो उन्होंने जो चीजें रखी वो कुछ और अलग थी, अदालत के सामने यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वो रख रहे हैं वो कुछ अलग है। ये किस तरह का मतलब क्या ईडी जो है उसने बीजेपी को भी फंसा दिया, एएसजी राजू को भी उसने उलझन में डाल दिया है, और खुद तो उलझन में पड़ी गई है। क्या लग रहा है अमलेंदु जी? निश्चित तौर पर समिता जी, ये ईडी ने एक तरीके से कहा जाए वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से फंसा दिया है। ये तो मतलब फंसाने चले थे अरविंद केजरीवाल को, फंसा रहे हैं मोदी जी को, नड्डा जी को, भारतीय जनता पार्टी को। तो ये तो इस तरीके से यही समझा जा सकता है जिस तरह की उनकी दलीलें आ रही हैं। वो कहावत है समिता जी कि गए थे नमाज पढ़ने रोज़े गले पड़े, तो वो कहावत यहाँ जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है कि गए तो थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा जो कराने के लिए, उल्टे जो है वो फंसा बैठ रहे हैं अब जाके औरों के लिए। क्योंकि कल ही सवाल पूछ लिया था जस्टिस खन्ना ने कि भाई आप तो अगर आम आदमी पार्टी को इसमें आप दोषी ठहराने जा रहे हैं और उसके खिलाफ आप चार्जशीट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले में तमाम राजनीतिक दलों को आप इसके अंदर ले आएंगे। अब राजनीतिक दल तमाम उसके अंदर आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, क्योंकि चंदा तो सबसे ज़्यादा उसी को मिला भारतीय जनता पार्टी को। और बहुत सारे आरोप है किस तरीके से चंदा आया। ये भी है कि ईडी ने जिन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बना जिसका बयान, उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। जिन लोगों को खदानें मिली हैं, कोयला खदानें मिली हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। जिन कंपनियों के दवाएं फेल हो गई थी जांच में, उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया और फिर दवाएं बिकी हैं इस तरीके से। जो वैक्सीन का मामला चल रहा है कि उस वैक्सीन से लोगों की मौतें हो रही हैं हार्ट अटैक से, उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। मोदी जी के साथ फोटो खिंचाए हैं। तो अगर मोदी जी के साथ फोटो की मतलब अगर अरविंद केजरीवाल से वो मोंगटा रेड्डी जो है जाकर के किसी ज़मीन के संबंध में मिलता है और वो आधार बन जाता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, तो यहाँ वो कोविशील्ड बनाने वाला जो आधार पूना वाला है वो मोदी जी से जाकर के मिलता है, फोटो खिंचाता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है, और उस कोविशील्ड से लोगों की मौतें हो रही हैं और कोविशील्ड के जो प्रमाण पत्र है उस पर से मोदी जी की फोटो हटा दी गई है। तो ये तो बहुत लंबी एक सीक्वेंसेस बनती है फिर इसका मतलब ये तैयार करने के लिए। अब ये चल सकता है जी। तो ये क्या कर रहे हैं एएसजी राजू साहब, जो मुझे लगता है उनको शाम को जो है वो डांट पड़ सकती है उनके पॉलिटिकल बॉसेस की तरफ से कि मानने वाली आपने किया क्या है। अब पढ़े ना पढ़े उनका मसला है, वो हालांकि उनका है कि वो निष्पक्ष है और किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, निष्पक्ष संस्था है, हो सकता है वो निष्पक्ष हों और हम लोगों का ये एजम्पशन हो कि वो इस तरीके से ये चीज़ें कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें सब सामने आ रही संस्था जो आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं और तमाम विपक्षी लोगों की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप यही है
कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। और इसी आरोप के आधार पर सर मित्रा जी, जब सुप्रीम कोर्ट एक मामला पहुंचा था, इनके जो डायरेक्टर थे पहले, वो मिश्रा जी क्या थे, संजय कुमार मिश्रा थे क्या थे, उनको जो एक्सटेंशन जो 3 दिए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको तुरंत हटाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, भाई आपको कोई और आदमी नहीं मिल रहा है, जो आपको यही आदमी जो आप इसको लगातार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें समिता जी इसमें गड़बड़ हो रही हैं। अब कुल मिलाकर के अब ये जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इसमें समझाया जा सकता है कि अब अभिषेक मनु सिंघवी को, मुझे लगता है समिता जी, ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चूँकि ईडी साहब के वकील साहब जो हैं वही सारी बातें जो है एक तरीके से अपने बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं समिता जी। बिल्कुल, क्योंकि एएसजी ने अब जो बोला कि 9 बयानों के संबंध में उनके जो मतलब उनका जो बचाव है वो इस डिस्चार्ज स्टेज पर इसको हम नहीं देख सकते, इसको बचाव के तौर पर हम नहीं देख सकते। और हाउ कैन इट बी लुक्ड एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरेस्ट, मतलब जो उन्होंने अपने बचाव में जो दलीलें दी, वो बोल रहे हैं कि उसको हम गिरफ्तारी के संबंध में हम इस पर कैसे उसको उस पर हम देख सकते हैं, और हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं, ये बोल रहे हैं एएसजी। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस स्तर पर नहीं ला सकते हैं, ये भी एएसजी ने बोला। यानी अब ईडी की ओर से मेरा ख्याल है दलीलें शायद पूरी हो गई हैं, क्योंकि अब जो है वो जजेस जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हो सकते हैं। उन्होंने भी कल से लेकर अब तक पूरी बातें सुनी होंगी और देखा होगा कि किस तरह से ईडी अपनी बातों में उलझ रही थी। बार बार वो एक बात बोल रही है, फिर दूसरी बात बोल रही है, फिर अपने पुराने बयान को वो पलट रही है, फिर वो अलग अलग धाराओं का हवाला दे रही है। और उन्होंने ये देखा होगा कि किस तरीके से ईडी ने बार बार अरविंद केजरीवाल को ये बताने की कोशिश की कि उनकी गिरफ्तारी सही है, लेकिन इस कोशिश में ईडी ने कोई भी पुख्ता सबूत नहीं रखा। और अभिषेक मनु सिंघवी तो शुरू से ये बोल रहे हैं कि ये सब जो है वो राजनीति से प्रेरित है, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो एक वेंडेट्टा है, राजनीतिक बदले की नीयत से जो भी किया गया है। ये सारी बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर और देखना होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पर क्या बोलेंगे, और आज इस मामले पर अगर फैसला आता है तो चीजें फिर किस तरह से बदलती हैं। इस बीच अमलेंदु जी, इंडिया गठबंधन पर आज के इस फैसले का अगर यहाँ पर कोई फैसला आता है, तो क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी अब, मतलब अभी तक ये होता था कि वो थोड़ी सी दूरी उनकी नजर आती थी, कहीं कांग्रेस से कहीं सपा से, लेकिन अब जो है अरविंद केजरीवाल ने जमानत के बाद जब वो छूटे और उन्होंने कहा कि मैं 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, तो वो अपनी बात पर पूरी उतरते हुए नजर भी आ रहे हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज कल उन्होंने शायद पंजाब में प्रचार किया था, उसके पहले वो कल वो दिन में अरविंद के इनके साथ अखिलेश यादव के साथ थे, और अभी वो मतलब वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी उन्होंने प्रचार किया। अब आपको क्या लगता है आज का ये फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन सब के लिए क्या स्थिति और बनेगी, क्योंकि 5वें चरण में अब चुनाव होने हैं, और 6वें चरण में जब दिल्ली में चुनाव होगा तब इस फैसले का यहाँ पर क्या असर पड़ सकता है? सर मित्रा जी, दिल्ली पे तो इसका ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये पूरे देश भर में चुनाव पे इसका ज़बरदस्त असर मुझको लगता है कि पड़ेगा, क्योंकि ये बात साबित हो जाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को फंसाया है, और जिनको वास्तव में होना चाहिए था अंदर, उनको उसने अपने यहाँ शामिल कर लिया है, जो असली तौर पे समझे जा सकते हैं। क्योंकि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पर लगाए थे, तो चाहे वो अजीत पवार हों, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हों, इस तरीके के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए थे, तो उन लोगों को आपने शामिल कर लिया, और जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है एक पैसे की, जिनके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं हुई है, उनको आपने इस तरीके से फंसाया। तो इसका निश्चित तौर पर समिता जी एक ज़बरदस्त असर पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। और चूंकि अगर ये फैसला आज आ जाता है तो समझिए समिता जी कि आज ही फैसला जो है वो एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट इंडिया गठबंधन को देगा, और भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से बैकफुट पर नजर आएगी। हालांकि अगर आज नहीं भी आता है फैसला, तब भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जनता के बीच जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है और किस तरीके से ईडी जो है वो गंभीर तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है समिता जी। तो ये एक तरीके से समझा जा सकता है, तो इसका असर आने वाले समय में पड़ेगा समिता जी, चुनाव पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। क्योंकि अभी अब जस्टिस दत्ता ने अब ये भी बोला, उन्होंने ये बोला कि आप ये कह रहे हैं, मतलब एएसजी से उन्होंने ये बोला कि रीजन टू बिलीव, यानी ये इन्वर्टेड में ये बता रहे हैं कि यू आर सेइंग रीड रीजन टू बिलीव एज रीजनेबली सस्पेक्ट, यानी जो विश्वास के कारण हैं उनको आप ये बता रहे हैं कि ये संदेह के कारण है। इनको आपने ये दोनों बातों को ये बोल रहे हैं, तो क्या हम इस आदेश को हम इस तरह से बदल सकते हैं?
और यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने भी उनसे सहमति जताई कि हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अब एएसजी कह रहे हैं कि कांट बी इक्वेटेड विद नॉर्मल लॉ, मतलब हम इस बात को यहाँ पर नॉर्मल लॉ के बराबर से हम नहीं कर सकते। ये सारी चर्चाएं अभी चल रही हैं। मतलब अभी हमको ऐसा लगा था कि जब माननीय जज जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं आपस में, तो हमको ये लगा कि अब शायद अभिषेक मनु सिंघवी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 3:38 हो चुके हैं, यानी 15 मिनट से कहीं ज्यादा वक्त अब ईडी को तो मिल चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं आ पाई जिसमें ये बता सके। अभी भी वो कानून की धाराओं पे या पीएमएलए की अलग अलग सेक्शंस पर ही चर्चा कर रहे हैं। अभी तक वो ये नहीं बता पा रहे हैं, यानी पूरा मामला जिस पर है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी गलत है क्योंकि मैं तो सम्मन का जवाब भी दे रहा था, मैं कहीं भाग नहीं रहा था, पेशेवर अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, चुनाव प्रचार उनको करना है, वो एक मुखिया है एक पार्टी के और वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, सारा मतलब सवाल तो उसी पर था और उसी पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है। और अमरेंद्र जी, मुझे लगता है कि अब शायद अभिषेक मनु सिंघवी भी आ चुके हैं। और क्या कुछ है आपके पास, आप कुछ देख पा रहे हैं तो आप बताइए। हाँ सविता जी, अब जस्टिस दत्ता ने जो कुछ सवाल पूछे कि जैसे हम कानून के अधिदेश को जो है हम बदलते हैं, मतलब पूछ रहे हैं वो, आप कह रहे हैं कि विश्वास करने के कारण को उचित रूप से संदिग्ध के रूप में पढ़ें। फिर एसजी ने कहा कि नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बस गंभीर संदेह से कम होना चाहिए, मंच के आधार पर अभिव्यक्ति के कारण बदल जाएंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि तब कानून को अलग तरह से लिखा गया होगा, ये शब्द वहाँ कहाँ है? यानी जो तर्क दिए ईडी ने, उस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा कि आप ये जो बता रहे हैं तो ये तर्क कहाँ, ये कानून को फिर कुछ अलग तरीके लिखा गया है। यानी कि अदालत को एएसजी की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है और लगातार क्वेश्चंस जो है वो एएसजी से किए जा रहे हैं कि आप जो यहाँ बातें बता रहे हैं जनाब, वो बातें जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है और इसको ठीक ठीक आप पढ़िए शर्मिता जी। और फिर इस पर जब सवाल किया जस्टिस ने तो एएसजी ने कहा कि नहीं, ये प्रथम दृष्टया होना चाहिए, मतलब पहला जो है उसमें प्राइमा फेसी ये होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण तरीके से नहीं होता। फिर सिंघवी ने कहा कि साहब 3:35 हो रहे हैं, उन्हें अब निष्पक्ष होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि अब ये हो गया, इनका समय काफ़ी मिल चुका, अब इनको निष्पक्षता बरतनी चाहिए और ये होता है। फिर जस्टिस खन्ना ने उनसे कहा कि मिस्टर राजू, आपको केवल 2 मिनट और मिलेंगे, 2 मिनट में अपनी बात आप समाप्त कीजिए। 15 मिनट का समय था, पौन घंटा आपको दिया जा चुका है, 40 मिनट दिया जा चुका है, अब आप जो है 2 मिनट आपको और मिलते हैं। तो अब 2 मिनट जो है राजू साहब को मिलेंगे, उसके बाद फिर अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रखेंगे। शर्मिता जी, बिल्कुल 2 मिनट और हैं एसजी राजू के पास, और इन 2 मिनटों में पता नहीं वो ऐसा क्या कुछ बोल पाएंगे जिससे अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए वो अपने ईडी के काम को वो सही बता सके। क्योंकि अभी इसके पहले उन्होंने जो अब और भी जो बातें कर रहे थे उसमें उन्होंने ये बोला कि पहले उन्होंने 9 बयानों का हवाला दिया, अब वो ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने इंगित नहीं किया, ये विश्वास करने के कारणों में कटौती नहीं करता है, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि कारण बुरे हैं, प्रस्तुतियां केवल 9 कथनों और अनुमोदक कथनों पर हैं जो विश्वसनीयता के बारे में हैं, तथ्यों के आधार पर उनका कोई मामला नहीं है। पूरी कानून की बातें हैं, कानूनी भाषा है, थोड़ी पेचीदगी होती है समझने में, लेकिन जब इसको थोड़ा इत्मीनान से अगर हम पढ़ें और इसको खोलें तो ये समझ में आ रहा है कि अभी खुद एएसजी भी है वो मतलब वो एएसजी राजू खुद इन पेचीदगियों में उलझ गए हैं, क्योंकि वो बता ही नहीं पा रहे हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि आयोग का गला किसी और के द्वारा नहीं दबाया जा सकता, राय बनाना आयोग का कर्तव्य है, यानी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का, और हो सकता है कि एक अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक और राय बनाई हो, लेकिन यह कोई आधार नहीं है। अमरेंदु जी, यहाँ पर क्योंकि बार बार सवाल यही उठ रहे थे कि गिरफ्तारी के समय ऐसा कौन सा सबूत उनके हाथ लगा था जिसके आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत बार बार यही सवाल पूछ रही है और इसलिए जो जांच अधिकारी हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर एएसजी का ये जो कहना है कि उनका गला किसी के द्वारा नहीं दबाया जा सकता, यानी ये जो कल वाली बात थी कि अगर हम किसी पे दबाव बनाएंगे फिर तो वो बयान कुछ और ही होगा, और यहाँ पर क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जांच अधिकारी का गला किसी और के द्वारा नहीं दबाया जा सकता और राय बनाना उनका कर्तव्य है, और हो सकता है कि एक दूसरे आईओ ने एक और राय बनाई हो। फिर वही बात कि ये हो सकता है और वो वैसा हो गया होगा और ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या है, कहाँ है मनी ट्रेल, कहाँ है वो 100 करोड़ रुपए जिसका आरोप पीएमएलए एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल पर लगाकर, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर उनको जेल में रखा गया है। सवाल तो वही है। क्या 2 मिनट में अमरेंदु जी कुछ बोल पाएंगे राजू, या कुछ उन्होंने बोला हो तो आप बता दीजिए।
नहीं नहीं, अब उनको उनका हो गया पूरा, उनका कि ठीक है मिस्टर राजू काफ़ी है आपका, दैट्स ऑल, काफ़ी है। और अब अभिषेक मनु सिंघवी से कहा गया कि आप जो है 15-20 मिनट में अपनी बात पूरी रखिए और कानून जो है उस पर आप बातचीत कीजिए। सिंघवी कह रहे हैं कि ठीक है मैं फैक्ट्स से शुरुआत करता हूँ। तब सिंघवी ने जो है वो बोलना शुरू किया है समिता जी, और वो अपने फैक्ट्स पे जो है बात कर रहे हैं। 15-20 मिनट का समय दिया गया है अभिषेक मनु सिंघवी को, और ये कहा गया है कि आप कानून पर बहस कर सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, फैक्ट्स पे आप बात कीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ठीक है हम आपसे मतलब तथ्यों पे ही मैं शुरुआत करता हूँ। अभिषेक मनु सिंघवी आप अपने जो है फैक्ट्स रखना शुरू करना है समिता जी। अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें आएंगी, और वो जो ASG राजू ने जो अपनी जलेबी वहाँ छानी है उसका किस तरीके से जवाब देते हैं फैक्ट्स के आधार पर, ये देखना होगा समिता जी कि वो किस तरीके से करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो है इस पर अपनी बात रखते हैं, चूँकि अभी अब शुरू किया है, मतलब उन्होंने अपनी बात रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी इस पर। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात अब अदालत में रखना शुरू कर चुके हैं। 3:44 हुए हैं। देखना होगा कि अदालत आज इस मामले को कितने देर और सुनती है। अभिषेक मनु सिंघवी को भी 15-20 मिनट का ही वक्त मिला तो इतना ही वक्त ASG राजू को भी था, लेकिन उन्होंने करीब पौन घंटे का वक्त ले लिया, और कल भी लंच के बाद से वही लगातार दलीलें दिए जा रहे थे। अमलेंदु जी ने बात कही है जलेबी छानने की, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्होंने जलेबी तो बना ली है तर्कों की, लेकिन वो ऐसे किसी रस में नहीं डूबेगी जिससे कि बीजेपी के लिए या ईडी के लिए कोई मिठास निकल के रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पर ये लग रहा है कि इनकी जो जलेबी है वो शायद जल भी सकती है, क्योंकि इसमें कोई तर्क, पूरे इतनी चर्चा में एक भी बात जो हमको ऐसा नहीं लगा, या अगर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अगर उनको इसमें कोई समझ में आ रहा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या उनको ईडी की दलीलों में कहीं कुछ ऐसा लगा है जिसमें ये कहा जा सके कि हाँ ये दलील बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पड़ी है और यहाँ पर वो बिल्कुल फंस सकते हैं, या ये बात जो है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक नहीं है, या इतना बड़ा सबूत उनके खिलाफ मिला है। ईडी ने अब तक एक भी सबूत ऐसा नहीं दिया है। वो लगातार अलग अलग धाराओं का उल्लेख कर रही है, सेक्शन 245, 45, 19, 222, 227, तमाम धाराएं जो हैं PML एक्ट की जो वो आ चुकी हैं, लेकिन यही नहीं पता चल पाया कि इसमें 100 करोड़ वाली बात जो है वो कहाँ पर फिट बैठ रही है, कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार मजबूत हो रहा है, ये अभी तक नहीं बता पाई है। अब देखना यह होगा कि अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको मतलब जस्टिस खन्ना ने और इन्होंने जस्टिस दत्ता ने तो ये उनको बोल भी दिया था कि ओके दैट्स ऑल मिस्टर राजू, आपका हो चुका है शायद। तो अब अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं फैक्ट्स के साथ बातें रखूंगा, ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। तो क्या फैक्ट्स हैं अमलेंदु जी, क्या कुछ कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने इतने देर में? समिता जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो गिरफ्तारी के आधार पर ईडी ने केजरीवाल के साथ 6 अभियुक्तों की संलिप्तता का विवरण दिया है, मतलब केजरीवाल के साथ जो एक्यूज हैं उनका उसने ग्राउंड जो बताए हैं, आधार जो बताए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ईडी ने, उसमें बताया है कि जो को एक्यूज हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि बुच्ची बाबू क्या एक्यूज नहीं है? MSR एक एक्यूज हैं, लेकिन वो घाती अपराध में आरोपी हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि नहीं, MSR जो है वो एक्यूज नहीं है, बुच्ची बाबू जो है वो घाती अपराध में शामिल हैं। अभी ये बात उन्होंने बताई है अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस खन्ना को, यानी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि किस तरीके से ईडी ने उनके साथ जोड़ने की कोशिशें की हैं। फिर सिंघवी ने कहा कि सवाल जो है वो ये नहीं है कि उसके वर्जन है, मतलब बयान के एक तरह से कहा जाए कि कितना आप महत्व देंगे, केवल ये है कि एक प्रेरक कथन है और 2 कथन जो है वो मतलब MSR के जो बयान है उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि उनके जो बयान हैं उसमें से 9 बयान जो है वो 9 बयान दोष मुक्ति के हैं, यानी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है कि उनका दोष मुक्ति नहीं है, और केवल एक बयान जो है वो जो है उसमें दिया गया है उसको, लेकिन 0 महत्व दिया गया है 9 बयानों को। और जो आखिरी एक बयान है उसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल को एक तरह से कहा है वो दोषी ठहराया गया है। समिता जी, ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है। जी बिल्कुल, ये वही MSR हैं जिनके बेटे राघव रेड्डी को भी बाद में, क्योंकि उनको जमानत मिली थी और उसके पहले जब पिछली सुनवाइयों में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहीं ये कहा था कि इन्होंने अपना बयान बदला ही इसलिए क्योंकि उसके बाद राघव रेड्डी को जमानत मिल गई। यानी अभिषेक मनु सिंघवी जो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं
तो अब वो बिल्कुल पुख्ता सबूत लेकर आ रहे हैं। पुख्ता सबूत इस तरीके से कि वो अब घटनाओं को तारतम्यता से जोड़ रहे हैं कि पहले के अगर 9 बयान जो मतलब उनके जो 9 बयान हैं, उसमें वो किस तरह से अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, दोष मुक्ति के बयान हैं। और उसके बाद जो एक और बयान आता है, उसमें वो उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस 9 बयान और एक और आखिरी के जो बयान में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अरविंद के उनका जो बेटा है राघव रेड्डी, उसको जमानत मिल जाती है। यानी यहाँ पर दबाव की बात जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सिंघवी ने बताई है, वो इस बात को पूरे फैक्ट्स के साथ रख रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने बुच्ची बाबू का भी जिक्र किया, एमएसआर का भी जिक्र किया। और इन्हीं एमएसआर के बारे में कल ईडी ने ये बोला था कि वो मतलब शराब नीति के मामले में ही मिले थे, वो जमीन के मामले में नहीं मिले थे। जबकि उनका ये पहला बयान था कि मैं धर्मार्थ भूमि के संबंध में ही उनसे यहाँ पर मिला था। तो अब ईडी ने जो बयान दिए या ईडी ने जो दलीलें रखी, उसमें वो कोई ठोस बात नहीं रख पाई। लेकिन हम ये दूसरी ओर देख रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल तारतम्यता के साथ की क्रोनोलॉजी जिसको हम बोल सकते हैं कि एक के बाद एक क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो बता रहे हैं। अमरेंदु जी और क्या कुछ बताया है अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर? फिर अभिषेक मनु सिंघवी बताते हैं कि के कविता या बुच्ची बाबू या आम आदमी पार्टी का कोई संदर्भ जो है इसमें नहीं है। और आप परिस्थितियों को देखिए कि किस तरीके से अत्यधिक दबाव एमएसआर के ऊपर रहा होगा, क्योंकि राघव मुंगटा रेड्डी जो है वो एमएसआर का बेटा है। तो अविश्वसनीय दस्तावेज वाले जो हैं, अविश्वसनीय दस्तावेज हैं और उनका 0 वजन है। मतलब जो दस्तावेज हैं उनका कोई महत्व नहीं है इस केस में। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को मतलब शीर्ष अदालत को बताया है कि जो ईडी की तरफ से जो पेश किए गए दस्तावेज, उनका कोई भी महत्व इस केस में नहीं है और किसी भी तरीके से उनका रेफरेंस जो है वो नहीं दिया गया है। यह अभिषेक मनु सिंघवी का एक तरीके से दलील है। सर मित्रा जी जी बिल्कुल। और अभिषेक मनु सिंघवी ने जब अपनी बात शुरू की थी, तभी उन्होंने माननीय जजों के सामने ये सवाल भी रखा था कि सवाल ये है कि आप दोनों साइड के वर्जन्स को आप कितना वेट देते हैं। एक वर्जन ये है कि एक ही बयान ऐसा है जिसमें अरविंद केजरीवाल को उनके आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, और दूसरी ओर 9 बयान ऐसे हैं जिस पर कि कोई भी उन पर आरोप नहीं है। तो आप किसको वजन कितना देते हैं, ये सवाल उन्होंने माननीय जजों के सामने रखा था। यानी एक तरह से उनको चॉइस दे दी थी कि ये 9 बयान है एमएसआर के, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कुछ नहीं कहा, कोई आरोप नहीं लगाया, और उसके बाद एक 10वां बयान जो आता है जिस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, और उसी को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया गया है। अब वो ये भी बोल रहे हैं कि मतलब इन नो रेफरेंस टू कविता के, मतलब के कविता भी, क्योंकि इसमें अभी हिरासत में है अरविंद केजरीवाल, बुच्ची बाबू, आम आदमी पार्टी, और राघव रेड्डी तो एमएसआर का बेटा ही है। इन सब की बात उन्होंने की और उन्होंने बोला कि आप सारी परिस्थितियों को देख लीजिए, बहुत ज्यादा दबाव है। अमरेंदु जी, यहाँ पर कल ईडी ने जो बात बोली कि हमने कोई दबाव नहीं बनाया, और यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी तो उसी की बात को काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो वेटेज वाली बात हुई है, तो माननीय जज जो है किनकी दलीलों को ज्यादा वेट देने वाले हैं, आपको क्या लगता है? अब देखिए समिता जी, ये तो माननीय जजेस के ऊपर है कि वो किसको दलील को पेश मतलब ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन जो अभिषेक मनु सिंघवी ने बातें रखी हैं उससे समझा जा सकता है। और ईडी ने जो समिता जी कबूलनामा कल किया था कि अगर हम दबाव देते तो क्या होते, तो ये समझा जा सकता है। चूँकि राघव मुंगटा के मामले में जो दलील पेश की है अभिषेक मनु सिंघवी ने, वो साफ तौर पर इशारा करती है। वो कहते हैं कि राघव को उसी दिन गिरफ्तार किया गया है। उनके पास 3 मुद्दे हैं। एक तो उनकी पत्नी ने जान लेने की कोशिश की, उनके पास कथन होता तो आप दाहिनी ओर नहीं पूछ सकते थे, उनके पास उससे पूछने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। यानी कितना ज़्यादा दबाव उसके ऊपर होगा राघव मुंगटा रेड्डी के ऊपर, ये समझा जा सकता है अच्छे तरीके से राघव रेड्डी के ऊपर कि एमएसआर ने जो बयान दिया वो क्यों बयान दिया होगा। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं वो ये साक्ष्य बताते हैं कि उसे अपने बेटे को बचाना था जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, उसकी घरेलू परिस्थितियाँ किस तरीके की थी। इन सारी चीज़ों के बीच में ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से उनको बयान देने के लिए मजबूर किया गया होगा। ये एक तरीके से समिता जी अभिषेक मनु सिंघवी ईडी के ऊपर साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि उसने अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए किस तरीके से ये चीज़ें सब गढ़ी होंगी। समिता जी, ये एक तरीके से समझा जा सकता है। हाँ, क्योंकि अभी वो अभिषेक मनु सिंघवी ये भी उन्होंने जो बताया कि राघव को जिस दिन मतलब सेम डे पे वो अरेस्ट हुए और उनके पास 3 मुद्दे थे जिसमें उनको
वाइफ की जो आत्महत्या वाली बात है कि उसकी कोशिश उन्होंने वो की थी और उसके बाद उनको जमानत मिल गई थी। और अब वो ये भी बोल रहे हैं कि नॉट अ वर्ड एंड रीजन टू बिलीव, यानी जिस तरह से ये सारी चीजों को ईडी हैंडल कर रही है और जिसमें अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ अब अभिषेक मनु सिंघवी जो बयान दे रहे हैं उसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे 9 बयान एमएसआर के होते हैं और 10वें बयान में जो जब वो बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं तो फिर उनके बेटे को राघव रेड्डी को वहां पर जमानत भी मिल जाती है। ये बात उन्होंने पहले भी बोली थी और अभी फिर वो यही बता रहे हैं कि राघव इज अरेस्टेड ऑन सेम डे, ही हैज 3 इश्यूज और 3 इश्यूज में अब उन्होंने पहला इशू तो यही बताया है कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी और अगर आपके पास उनका स्टेटमेंट हो तो आप उसमें देख सकते हैं, मतलब उन्होंने ये बोला कि उसमें उनसे कुछ नहीं पूछा गया, एक्सप्लेनेटरी वेटेड रिजेक्टेड नॉट अ वर्ड एंड रीजन टू बिलीव। यानी यहाँ पर सिंघवी जो हैं ये बिल्कुल अपनी बात मजबूती से रखते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ है अमरेंदु जी, और क्या अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैक्ट्स रख रहे हैं, जो उन्होंने फैक्ट्स की बात कही थी, और इधर हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का मामला भी अभी है क्योंकि वो भी जेल में है। उनको भी लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि उनको क्यों जमानत नहीं मिल रही है क्योंकि उनके खिलाफ भी तो कुछ अभी तक नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस मामले का असर अब और आगे बाकी जो इस मामले में गिरफ्तार लोग हैं उनके मामलों पर भी, उनकी सुनवाई पर भी पड़ सकता है? निश्चित तौर पर समिता जी बाकी लोगों के पे भी पड़ सकता है और अन्य केसेस जो चल रहे हैं ईडी के संबंधित उन पे भी इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि जब अब बात यहीं आएगी कि जैसा कि कल भी था माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपने जिस समय गिरफ्तार किया उस समय आपके पास क्या सबूत थे, आपको ये बताना है, गिरफ्तारी के बाद नहीं, आपको ये बताना है कि गिरफ्तारी के समय आपके पास क्या सबूत थे। और एक आदेश जो और आ चुका है कि अब आपको अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करने से पहले आपको अदालत से गिरफ्तारी वारंट लेना होगा पीएमएल एक्ट में। यानी अब जो चीज़ें जो है जिस तरीके से ईडी करती थी उस पर एक तरीके से समिता जी काफ़ी ज़्यादा लगाम लग सकती है, ये समझा जा सकता है। फिलहाल जो अभी तक अब अभिषेक मनु सिंघवी जो तर्क रख रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अपने वो तर्क रख रहे हैं और ईडी के तर्कों की एक तरीके से काट करते हुए नजर आ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी आगे और क्या तर्क रखते हैं ये रखते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जो तर्क वो दे रहे हैं इनमें से बहुत से तर्क अभिषेक मनु सिंघवी पहले दे चुके हैं और उसके जवाब में ही जो थी वो इतनी लंबी बहस समिता जी चली है। क्योंकि 2 दिन लगातार अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बातें रखी थी, अब उनको लगभग 15 मिनट का समय मिला है तो 15 मिनट में उनको फैक्ट्स पे बात करनी है तो वो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं और जो ईडी ने जो दलीलें दी हैं उसकी अब वो काट करते हुए नजर आ रहे हैं समिता जी अभिषेक मनु सिंघवी। जी जी जी, क्योंकि अब अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार अभी जो बातें बोली वो पहले भी वो ये सारी बातें बोल चुके हैं, एक तरह से उन तर्कों का दोहराव ही है, उन फैक्ट्स को वो वापस माननीय जजों के सामने ध्यान दिला रहे हैं। और अब उन्होंने जस्टिस खन्ना ने ये पूछा है कि सेक्शन 19 जो पीएमएल रिक्वायर्स यू बी गिवन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नॉट रीजन टू बिलीव, यानी फिर मतलब जो जस्टिस खन्ना ने अभी तक एएसजी से जो बातें पूछी थी कि भाई आप गिरफ्तारी का आधार क्या है, अभी उन्होंने वापस यही बात बोली कि धारा 19 जो है पीएमएलए की उसमें गिरफ्तारी का वो जो आधार होना चाहिए कोई विश्वास का कारण नहीं, और रीजन टू बिलीव इज सेपरेट फ्रॉम ग्राउंड्स, मतलब आप क्या सोचते हैं और आपके हाथ में क्या सबूत है, ये दोनों बातें अलग अलग होनी चाहिए। और यहाँ पर वो यही बता रहे हैं, अब सिंघवी ये बोल रहे हैं कि ये भारत में एक नया प्रावधान है और मैं इस पर अभी अपना पक्ष भी और मजबूती से रखूंगा, आई विल कम टू इट। अमरेंदु जी, इस जो अभिषेक मनु सिंघवी की ये जो दलील है या अभी जस्टिस खन्ना ने जिस तरह से फिर से सेक्शन 19 का जिक्र किया है पीएमएलए का और उसमें उन्होंने जो बातें बोली हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इसमें क्या मैसेज निकल कर आ रहा है? समिता जी देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बहाने इस पूरे कानून पर ही बहस एक तरीके से छिड़ गई है। हालांकि कल जब ईडी की तरफ से दलीलें दी जानी थी तो ये बताया गया कि साहब ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है और अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत किस तरीके से जो है वो ये कानून बना है और कितना अच्छा कानून है, ये सब बताने की कोशिश की गई। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई देखिए, हम कानून अच्छा है बुरा हम इसकी उस पर जा ही नहीं रहे कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है उसका महत्व उस पर नहीं जा रहे हैं। सवाल ये है कि कानून में जो आपको शक्तियाँ दी गई हैं उसके तहत आपने काम किया है कि नहीं किया। सवाल यहाँ पे ये है, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। आपने जब गिरफ्तार किया तो आपने कानून जो है जिस कानून की आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून है, तो क्या ये इस कानून के तहत आपने कार्रवाई की?
मसला कुल मिलाकर के ये तो यहाँ ये नहीं है कि कानून अच्छा या कानून बुरा, जो भी कानून है उसकी अच्छी बुरी की बाद में आएगी। सवाल ये है कि आपने क्या किया, इस पर क्या आपने नहीं किया। जैसे जस्टिस खन्ना ने कहा कि धारा पीएमएलए की 19 जो है उसके अनुसार आपको गिरफ्तारी का आधार दिया जाना चाहिए था, ना कि विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण आधार से अलग है, ये खुद जस्टिस खन्ना जो है वो कह रहे हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि भारत में ये नया प्रावधान है, ये मेरे सबमिशन को मजबूत बनाता है, मैं इस पर आऊँगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब शर्मिष्ठा जी अभिषेक मनु सिंघवी उसी तर्क को आगे बढ़ाएंगे जो जस्टिस खन्ना ने कहा कि पीएमएलए एक्ट की जो धारा 19 है, सेक्शन 19 है, वो गिरफ्तारी का आधार क्या दिया जाना चाहिए उस पर है, ना कि विश्वास करने का कि आपने विश्वास कर लिया कि आपने चोरी की होगी। सवाल यह नहीं है कि हमने विश्वास कर लिया कि आपने चोरी की होगी। आपके पास ये सबूत है कि नहीं है कि इस व्यक्ति ने चोरी की, आपको वो बताना है गिरफ्तारी करते समय। ये नहीं कि साहब हमने मान लिया कि इन्होंने चोरी की होगी, कोई आके क्या गया साहब फलाने ने चोरी की, तो फलाने चोरी की ये कहने के आधार पर चोरी कर ली है। नहीं है, आपके पास सबूत होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने चोरी की थी, तब आप उसको गिरफ्तार करेंगे। पूरा केस शर्मिष्ठा जी इस पे आकर के आ रहा है, और ये अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी को अवैध ठहराने का एक तरीके से रास्ता खोलेगा, और दूसरे लोगों की भी जो गिरफ्तारियां की गई हैं पीएमएलए एक्ट में, उनके लिए भी ये एक रास्ता खोलेगा शर्मिष्ठा जी ये जाकर के केस। बिल्कुल, क्योंकि ये काफी दिलचस्प यहाँ पर सुनवाई चल रही है, क्योंकि कल से लेकर आज तक ईडी ने कोई ऐसा पक्ष नहीं दिया। आज भी उसको बहुत ज्यादा वक्त मिला, करीब पौन घंटे का, लेकिन ईडी फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ठोस देने में नाकाम रही। इसीलिए अभी जस्टिस खन्ना को वापस सेक्शन 19 की बात यहाँ पर उठानी पड़ी कि उनके पास सबूत क्या है, क्योंकि आप विश्वास कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको सबूत देना पड़ेगा। और यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने यह भी बोला कि दे आर सेइंग दे हैव एविडेंस ऑफ हवाला ट्रांसफर फ्रॉम आंध्रा टू गोवा इलेक्शन, यानी तो गोवा इलेक्शन की बात हो रही थी। अब जस्टिस खन्ना ने यहाँ पर बताया कि ये लोग यानी ईडी जो है वो ये बोल रही है कि उनके पास हवाला ट्रांसफर के भी सबूत हैं जो आंध्र से लेके गोवा चुनाव तक में इस्तेमाल हुए हैं, और उन्होंने ये सब सवाल नहीं किए थे। तब सिंघवी साहब ने कहा कि देयर इज नो आयोटा ऑफ मटेरियल इन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है उस पर इसका कोई वो नहीं है। तब यहाँ पर एएसजी ने ऑब्जेक्शन किया, तो सिंघवी जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि व्हाई दिस एंजाइटी। अब अमलेंदु जी बड़ा मजेदार यहाँ पर वो मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अभिषेक मनु सिंघवी एएसजी को पूछ रहे हैं कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या है ये एएसजी की परेशानी का कारण, और अभी सब जो कुछ हुआ है अदालत में, इसको एक बार थोड़ा सा और हमारे दर्शकों के लिए आप एक्सप्लेन कर दें। देखिए शर्मिष्ठा जी, ईडी की मतलब एएसजी राजू की परेशानी का सबब ये है कि चूंकि बात इस पे आ गई है